तो आज बाजार के अंदर अगर देख रहे हैं तो सिचुएशन तो फिर है थोड़ा दबाव की, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कल सीमा पर जो रिएक्शन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी पर जो तनाव है, उस तनाव के हिसाब से इंडिया विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, 2 से 2.5%, 21.5 का चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट स्टिल इन द रेंज है 24,000 से 24,450 वाली रेंज में अभी भी फंसा हुआ है। मार्केट ने अपना वेरी इमीडिएट सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया जो कि 24,000 का बनता, और दूसरा फिर 23,800 एक अहम सपोर्ट एरिया, उसको भी अब तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी में जो 650 पॉइंट की गिरावट है, ये बैंक निफ्टी को 56,000 से मिलाकर अब तक करीब 53,700 तक ले आई है, लेकिन ना ही 53,500 ब्रेक हुआ जो कि वेरी इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इस समय बैंक निफ्टी का भी। तो कुल मिला के बाजार में छोटा मोटा रिएक्शन जरूर है, स्वाभाविक है वो होगा भी क्योंकि विक्स थोड़ा बड़ा है, फियर इन द मार्केट है, बट एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं एक और चीज़ से दिखा सकता हूँ, ये अगर आप 24,000 की पुट जिसको आप सुबह से हम ट्रैक कर रहे हैं उसका देखेंगे, आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। अगर आप 24,000 की पुट दिखा पाएँ 15 मई वाली, तो आप देखेंगे उसके अंदर प्रीमियम सिर्फ अभी 10% ही बढ़ा है, और जबकि बाजार के अंदर इस समय की गिरावट 250 पॉइंट की है और 24,000 का लेवल बचा हुआ है। ये आप देखेंगे सिर्फ 10% ही प्रीमियम बढ़ा हुआ है, नहीं तो एथिकली पुट कम से कम 50% ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 10% है। बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड है उनका नाम है एफआईज, उनकी होल्डिंग 52% के आसपास मार्केट के अंदर हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं। खैर, हम इस सब पे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच नंबर्स आ रहे हैं और एशियन पेंट के नंबर भी आए हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। Q4 वीक नंबर रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम के लिहाज से भी, ग्रोथ के लिहाज से भी, जितना स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था। आप मेरे को बताएंगे इसकी वजह और आगे एक्सपेक्टेशन हम कैसे करें रिकवरी की? तो ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो जो डिमांड कंडीशंस हैं थोड़े वीक रहे। ओवरऑल जिस तरह से हमने डेकोरेटिव में डिमांड का तुलना करी थी उससे भी कम रहा डिमांड ओवरऑल। इंडस्ट्रियल पेंट्स में डिमांड फिर भी अच्छी रही और ओवरऑल वहाँ ग्रोथ आई। जो प्रोजेक्ट्स बिजनेस है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, B2B बिजनेस, उसमें भी डिमांड अच्छी रही और गवर्नमेंट की कुछ स्पेंडिंग उसमें देखने को मिली। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर हम देखें, जो डेकोरेटिव का सेल है वो ओवरऑल लो रहा और ये पूरे इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल है। जब हमने देखा कि ओवरऑल जो डिमांड है काफ़ी लो रही और जो डेकोरेटिव में हम समझते हैं कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो नेगेटिव में रहा है इंडस्ट्री का। तो उसको देखते हुए ओवरऑल 2% का हमारा लगभग वॉल्यूम का ग्रोथ आया है और लगभग 4% वैल्यू का डी ग्रोथ रहा है ओवरऑल क्वार्टर में। हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसको डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे लेके सकते हैं, और आने वाले टाइम में ओवरऑल डिमांड कंडीशंस डेफिनेटली फ्रॉम द प्रेजेंट डेफिनेटली कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, अमित जी गाइडेंस दे पाएंगे थोड़ी मार्जिन्स के रिगार्डिंग, कि मार्जिन्स आगे चल के कैसे रहेंगे आपके FY26 में? तो इस साल भी अगर हम देखें तो फॉर FY25 हम 18% के लगभग PBDIT मार्जिन रहा है हमारा ओवरऑल। हमने 18 से 20% का ओवरऑल PBDIT मार्जिन का गाइडेंस रखा है और इस साल भी हम उसको मेंटेन करना चाहेंगे कि PBDIT मार्जिन 18 से 20% के बीच में रहे। अमित जी, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्योंकि नई कंपनीज भी सिस्टम में आई है, मार्केट्स में काफ़ी कंपनी पेट इंडस्ट्री के अंदर पहुंची है, तो कंपटीशन कितना इंटेंसिफाई है, इससे कितना चैलेंज मिल रहा है आपको? तो ओवरऑल अगर हम देखें, आने वाले टाइम में हमने 3-4 पिलर्स ग्रोथ के रखे हैं। सबसे पहले जो पिलर है वो प्रोजेक्ट्स का है, B2B मार्केट, जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। कई सेगमेंट्स हैं जैसे फैक्ट्रीज का सेगमेंट है, हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट्स है, उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उस पर काफ़ी फोकस रहेगा। दूसरा अगर हम देखें, जो डेकोरेटिव मार्केट है उसमें जो प्रीमियम और लग्जरी की मार्केट है उसमें डेफिनेटली अच्छा एक रिस्पांस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मिड लेवल टू लग्जरी लेवल की हाउसिंग है उसमें हम कुछ तेज़ी देख रहे हैं। और जो हमारे वाटरप्रूफिंग और वुड फिनिशेस के जो दायरे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम लेना चाह रहे हैं आगे वाले आने वाले टाइम के लिए। तीसरी चीज़ रहेगी जो हमारे इंडस्ट्रियल पेंट्स हैं उसमें जो
ऑटो का बिजनेस है, प्रोटेक्टिव पेंट्स का बिजनेस है और जो पाउडर का बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो कुल मिला के इन सबको हम फोकस करना चाहेंगे ताकि हम इन सब एरियाज में कुछ ग्रोथ ले सकें और जो हमारा ओवरऑल एस्टिमेट है कि हम सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ में ग्रो कर सकें, उसकी हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है अमित जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल सब्सिडरी पे यानी कि इंटरनेशनल कारोबार पे थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपने किया है अपनी एक सब्सिडरी का। अभी आप मेरे को बताइए किस तरह के चैलेंजेस आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं आपकी सब्सिडरीज़ के, और क्या क्या कुछ और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे आप? तो ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट ईयर हमने हमारा एक इंडोनेशिया में जो ऑपरेशंस था उसका डाइवेस्टमेंट किया है। वहाँ हम 7 साल से काम कर रहे थे, किंतु हमारा जो ओवरऑल शेयर था बहुत ही कम था मार्केट में, और मार्केट के चैलेंजेस को देखते हुए हमने उसका डाइवेस्टमेंट किया। अगर कुल मिला के ओवरऑल हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस देखें, जो मिडल ईस्ट का मार्केट है वो काफी अच्छा कर रहा है, इस साल भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एशिया का मार्केट हम देख रहे हैं कि लंका और नेपाल में भी अच्छी तेजी आई है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एशिया का बिजनेस भी अच्छा करेगा। अफ्रीका में कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें इजिप्ट और इथोपिया खास करके जहां रुपी का जहां पे हमने डेप्रिसिएशन देखा है लोकल करेंसी का, और उसको देखते हुए डेफिनेटली वहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ है, प्रॉफिट्स है, उसमें इफेक्ट आया है। फॉरेक्स जो अवेलेबल है उसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई हैं। वो चैलेंजेस हमें लगता है कि इस साल थोड़े कम रहेंगे, और हम आशा ये करते हैं कि हम इजिप्ट और इथोपिया को भी आगे बढ़ा सकें जो हमारा अफ्रीका का वेंचर है। एज ऑफ नाउ हम कोई भी ऐसा कुछ डाइवेस्टमेंट का नहीं सोच रहे, बट तुलना यही करी जा रही है कि जहां जहां हमारी प्रेजेंस है हम उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ ला सकें और ओवरऑल प्रॉफिट्स दिखा सकें। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। उम्मीद तो करते हैं आगे चलकर डिमांड ग्रोथ थोड़ा सुधरेगा और आपकी बैलेंस शीट्स में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब जरा मार्केट्स पे वापस लौट आते हैं। देखिए आज इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ा है 3% के आसपास। सुबह तो ये 22.5 को भी पार करा था, लेकिन अभी थोड़ा कूल डाउन है। कूल डाउन होने से एक चीज़ हो गई है कि बाजार के अंदर 24,000 का लेवल अभी तक प्रोटेक्टेड है, अभी तक किसी भी तरह का फॉल इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा। बैंक निफ्टी भी 53,500 के लेवल को अभी तक बचा के कामकाज कर रहा है। ये इंडाइसिस के लेवल्स हैं जिससे मार्केट्स को नापा जा सकता है या मेंसुरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप और सारी चीज़ें देखेंगे तो आप अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग थेमेटिक काम हो रहा है। एलएनटी के नंबर अच्छे आए तो बाज़ार ने आज उसको अच्छा पुश किया, और अभी भी आप देखेंगे स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है। यूनियन बैंक जैसे शेयर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज 1400 का साथ छोड़ा है, आज वो डेज लो पे आके अभी कामकाज कर रहा है। एचडीएफसी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, तो थोड़ी चर्निंग हो रही है और कुछ नहीं है। एक तरफ एफआईज जैसे बड़ा हाथ आपके साथ है जो कि 50% से ज़्यादा पोजीशंस लेके रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव है, ये दोनों आपस में चर्न कर रहे हैं। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, आपको गाइड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, और साथ ही हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे कल के मेहमान का। सहज अग्रवाल कल के हमारे मेहमान थे, पहले उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं, फिर चंदन सर से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। देखो मार्केट्स के अंदर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है, करीब 21.5-22 का विक्स है। इस समय फैसला ले लेना कि ये शेयर चलेगा नहीं चलेगा, इट्स अ टफ कॉल, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी सहज ने आपको कुछ ट्रेड बताया, उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी थी इटर्नल को, जिसको हम जोमेटो कहते हैं, वहाँ पे तो 3% का गेन आया। M&M फाइनेंशियल को खरीदने की रिकमेंडेशन थी, -3% हुए। और टाटा टेक और इंडसन टावर ये सपाट ही थे, तो इसमें कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो एक से गए पैसे दूसरे से पैसे आए और 2 शेयर सपाट बंद हुए। तो नेट में इस तरह की वॉलिटिलिटी में आपको कोई नफ़ा नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। बट फिर भी आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कॉशियस रहिए और कोशिश कीजिए कम से कम ट्रेड लीजिए। और जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और पता होना चाहिए आप उसके पीछे क्यों ले रहे हैं, और पूरी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि अगर यहाँ से बड़ा डिप लग जाए तो फिर आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। यही हमने काफ़ी कुछ सीखा चंदन तापड़िया से, और आज भी आपको वो गाइड करेंगे। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। चंदन सर नमस्ते,
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। आप जरा मेरे को बताइएगा सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? जय हिंद जय भारत। देखिए, बाजार में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली है, बट कहीं ना कहीं इंडेक्स अपने आप को 24,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। देखिए, मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे 23,850 रहेगा। 23,850 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक एक मीडियम टर्म आउटलुक है, बाजार में पॉजिटिव रह सकता है। 23,850 का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि पहले पिछले कुछ सप्ताह में रिकवरी हुई थी तो 23,850 निकल नहीं रहा था, और लास्ट वीक में जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था उसमें 23,850 के बॉटम बना के ही मार्केट ने कहीं ना कहीं 24,590 तक के लेवल बनाए। तो आई थिंक 23,850 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इंडिया विक्स में स्पट देखने को मिला है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है। विक्स 14-15 के नीचे जाएगा तभी मार्केट में स्टेबिलिटी बनेगी, बट आप समझ सकते हो 20-21 के विक्स में उठापटक और इंट्राडे स्विंग्स है वो बनते रहेंगे। विक्स यदि 24 के ऊपर चला गया तो बाजार में और ज्यादा स्विंग बनेंगे। तो विक्स के 2-3 दायरे हमें ध्यान में रखने, एक तो 15 के ऊपर पर 24 के नीचे, और या इस दायरे में रहेगा तो भी बाजार 23,850 को संभाल सकता है। तो काफी मिक्स बायस रहेगा, अग्रेसिव स्टेंस नहीं है, वीकेंड है और सीमा पार थोड़ा तनाव है, तो उसके चलते बाजार में अपनी पोजीशन लाइट ही रखनी चाहिए। अब हम ब्रोडर लेवल की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 23,850 से लेके 24,444, 24,500 ये निफ्टी की रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 12-13 दिन से बैंक निफ्टी पहले 54,000 से 56,000 के दायरे में कामकाज कर रहा था। 2 दिन से 54,000 के नीचे होल्ड कर रहा है, तो डाउन साइड रेंज शिफ्ट हो रहा है। नीचे में कहीं ना कहीं 52,500, 53,000 और ऊपर में 55,000, ये एक नई रेंज बन के नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस थी वो पिछले 4-5 दिन से आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी गायब दिखी है, क्योंकि बैंक निफ्टी टू निफ्टी का रेशियो ऑलरेडी 2.25 के आसपास पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़े और डिप रहेंगे जब तक अब 54,000, 54,250 नहीं निकलता, अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा, बट नीचे में 53,000 के आसपास के लेवल को टेस्ट करके वापस रिवर्सल देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफी सदी हुई कम पोजीशन के साथ में बाजार में कामकाज के लिए उतरना चाहिए। ठीक है, कम पोजीशन रखो, थोड़ा सधा हुआ काम करो, ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाओ, बाजार की इस गिरावट को एकदम से ना लपको और ना ही बाजार से दूरी भी बनाओ। मौका देख के फिलहाल काम करो। फिलहाल अभी मार्केट रेंज में है, बायसनेस अभी भी पॉजिटिव है बाजार की, इसलिए यहाँ पे आप होल्ड की पोजीशंस देख पा रहे हो कि नया कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे होल्ड ही आया है, जो माल ले रखा है उसी को फिलहाल संभालो। नया बाय नया सेल ऐसा सच अभी कुछ नहीं है। ये चंदन सर की तरफ से आपको इंडेक्स की गाइडेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शेयर्स पे आते हैं। लॉन्ग यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाइटन एक शेयर है जिसके मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ी थी। उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया कि आगे चल के थोड़ा और गेन होगा, स्थिति और बेहतर होगी। भारत फोर्ज दूसरा ऐसा शेयर है जहां पर आज अच्छी खरीदारी हुई है। दोनों शेयर 4-5% ऊपर हैं। चंदा सर, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए प्लीज। टाइटन गोल्ड की वजह से भी रिकवरी है और मैनेजमेंट के जो सकारात्मक बयान थे वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट क्लास के तौर पे उभर के आएगा, और ऑलरेडी गोल्ड में हम पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। तो टाइटन है वहां पे एक पॉजिटिव बायस रहेगा। आप देखोगे लगभग पिछले 7-8 दिनों के जो हर्डल थे, लगभग 3400 के आसपास के, वो डिसाइसिवली सरपास करके मोमेंटम बनाया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे डबल बॉटम के प्राइस पैटर्न देखने को मिले, राउंडिंग फॉर्मेशंस, कप एंड हैंडल जैसे भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी टाइटन में। मौजूदा लेवल से हम बात करें तो लगभग 3330 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और टाइटन ऊपर में 3630 तक के लेवल छू सकता है। तो टाइटन में बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस रहेगी। उसके अलावा भारत फोर्ज की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर में एक सकारात्मक रवैया बना हुआ है, चाहे HAL हो, BL हो, माजगांव डोक, पारस डिफेंस या फिर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, और भारत फोर्ज भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिन की हम बात करें तो लगभग 1080, 1090 के जोन को सपोर्ट बना के हायर बेस बना रहा है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट हर्डल है वो कहीं ना कहीं 1210 के आसपास आ रहा है, बट लग रहा है कि वो हर्डल निकल जाएगा। तो सकारात्मक रवैया यहाँ पे भारत फोर्ज में रहेगा। मौजूदा लेवल से यदि हम बात करें तो लगभग 1153 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 1220 तक के स्विंग के लिए। तो भारत फोर्ज और टाइटन दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम वाले काउंटर है, दोनों में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और अच्छी बात है कि मार्केट के डिक्लाइन के बावजूद भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट हो रही है, और दोनों एक
स्ट्रॉन्ग सेक्टर को लीड करें जो अभी थीम और मोमेंटम में, इसलिए दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, दोनों शेयर्स पे खरीदारी की रिकमेंडेशन है। ये दोनों का स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरह से हम दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी सर से पता कर लेते हैं। वो दोनों भी बी से ही शुरू होते हैं। फर्स्ट इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एंड सेकंड है सर बैंक ऑफ इंडिया। आज कुछ सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा चले हैं, उसमें से बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। जरा इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, बैंक ऑफ इंडिया और BEL। देखिए, सबसे पहले तो हम बीएल की बात करें, जैसा कि डिम्पी जी चर्चा की है कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे HAL हो, भारत फोर्ज हो, BL हो, BDL हो, पारस। बीएल में काफी अच्छा मूव सुबह देखने को मिला था। एक बार तो इसने 321-22 तक के लेवल दिखाए। ऊपर के लेवल से हल्का सा सॉफ्टनेस है, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन का रणनीति यहाँ पे बरकरार रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 309 309 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 325 332 तक के टारगेट के लिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन बीएल में रहेगा। आई थिंक दूसरा आपने बीडीएल की बात की, राइट? तो यहाँ पे सर भी बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया की आपने बैंक ऑफ बात की। इंडिया सर। बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि PSU बैंक्स पिछले कुछ दिनों में थोड़े से करेक्टिव मूव दिखाए और PNB के रिजल्ट के बाद में थोड़े झटके बने, बट मेजर सपोर्ट से टर्न हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट रैली में कि यहाँ पे 103 के लेवल से रिकवरी हुई थी और ऊपर में लगभग 121 तक का लक्ष्य बना। वापिस अभी जो पिछले 10-12 दिनों में डिक्लाइन हुआ है उसमें बॉटम 104 के हायर बेस के बने, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट इंटेक्ट है। इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे 108 का लेवल काम करेगा और 117-18 तक के लेवल बनेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। पिछले 10-12 दिनों की डिक्लाइन के बाद रिकवरी आ रही है और BL है उसमें पॉजिटिव है, क्योंकि डिफेंस काउंटर पे हमारा सकारात्मक रुझान है और ऑलरेडी पूरा सेक्टर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंसर्न के चलते एक पॉजिटिव रुख अपना रहा है। तो दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, तो चारों के चारे हमारे काउंटर पास हुए। सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। BEL, बैंक ऑफ इंडिया, इससे पहले भारत फोर्ज, टाइटन पे भी रिकमेंडेशन, लेकिन इंडेक्स को लेकर मार्केट्स में सर का कहना है कि फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, मौका ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तो वेट एंड वॉच करो, जो पोजीशंस ले रखे उसको संभालो, बड़ी पोजीशंस ना लो, एवरेज अभी ना करो। और अभी बढ़ता हुआ विक्स है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ी कंडीशन हाथ में आ जाने दो, फिर सब कुछ बेहतर दिखेगा। छोटा सा ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, जब LOC पे तनाव होता है तो कुछ इस तरह की खबरें आती हैं, जो भी आप अपने टिकर टीम पे इस समय फायर किया हुआ आप देख भी रहे होंगे कि IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए IPL को सस्पेंड किया गया। आपको पता है कल भी मैच धर्मशाला में हो रहा था। बीच मैच में करीब 10 ओवर का मैच हो भी चुका था, फ्लड लाइट्स बंद करवाई गई और वहाँ से खिलाड़ियों को एवैक्यूएट भी करवाया गया। कुल मिला के IPL को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया सुरक्षा के लिहाज से। देखिए, जहाँ भी मैच होता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, डे नाइट का मैच होता है, लाइट्स चलती हैं और सब कुछ नोटिस भी होता है, तो इसलिए उस IPL को स्थगित किया गया है। काफ़ी सारे मैचेस हो चुके थे, अब नॉकआउट मैचेस स्टार्ट होने थे, लेकिन इस समय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए IPL को BCCI ने फैसला लिया है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, यानी कि आगे के कोई मैच नहीं होंगे। और अब ये कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अनिश्चितकालीन के लिए, यानी कि जब तक खुद नया नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक के लिए इसको सस्पेंड माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में इसको सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। चलिए जी, अब आगे बढ़ें। अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लें सर से। और इस बीच आपको बता दें कि अप्रैल की SIP के नंबर्स भी आए हैं, जो कि अब बढ़कर 26,600 करोड़ रुपए के आसपास हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, अभी हमारी टिकर टीम वो भी डाल देगी नीचे। SIP के नंबर आए हैं अप्रैल मंथ के, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 25,000 समथिंग करोड़ हुआ करता था, अब ये 26,000 समथिंग करोड़ हो गया, 26,600 करोड़। तो 500 से 600 करोड़ रुपये बढ़ा ही है। और मार्केट के अंदर जब तेज़ी हो या मंदी हो, SIP का आंकड़ा लगातार अच्छा आ रहा है और बेहतर आ रहा है। अभी आपके नीचे वो SIP के नंबर्स भी टिकर टीम डाल देगी, आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। 26,600 प्लस करोड़ रुपये का SIP का नंबर आया अप्रैल मंथ का। चंदन सर से हम जरा पता कर रहे थे मंदी वाले शेयर्स के बारे में, और उनसे जरा जानते हैं। लेके आइए स्टॉक्स की स्क्रीन पे मंदी वाले शेयर्स। ताज़ा बिकवाली हुई है DLF के अंदर और MCX के अंदर, इन दोनों पे एक बार आपके रिकमेंडेशन चंदन सर। देखिए, पहले स्टॉक्स की बात करते हैं और
उसके बाद में आपने जो आंकड़े बताए एसआईपी के, वो काफी एनकरेजिंग है, इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एसआईपी का जो फ्लो है इंडियन मार्केट में कंटिन्यू है। तो एसआईपी के जो नंबर, उससे एक ही मैसेज मिलता है कि डिप्स आर टेम्पररी, अप्स आर परमानेंट इन द मार्केट। तो कोई भी करेक्टिव मूव आता है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। बट अभी तो इमीडिएट बेसिस पे बात करें, डीएलएफ में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। डीएलएफ वैसे भी एक नेगेटिव बायस वाला काउंटर रहा है, जहां पे हर बाउंस पे सेल ऑफ देखने को मिला था। पहले जो हर्डल होते थे वो 717 700 के आसपास होते थे, 690 के आसपास शिफ्ट हुए। अब इमीडिएट में 650 का एक की सपोर्ट था, वो तोड़ा, उसके बाद में नेट डाउन साइड हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 645 एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा, और नीचे में 600 595 तक के डाउन साइड डीएलएफ में बन सकते हैं। इनफैक्ट एट द मनी की पुट पे भी यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। अब एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना है। गिव डाउन ओपनिंग के बाद में सस्टेन सेलिंग प्रेशर काउंटर में देखने को मिला जा रहा है। तो 5750 इमीडिएट हर्डल का काम करना चाहिए, और 5750 के हर्डल से नीचे में 5400 तक के डाउन साइड भी एमसीएक्स में बन सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में वीकनेस है, डीएलएफ हो चाहे एमसीएक्स। ठीक है, तो डीएलएफ पे भी आपको ट्रेड मिला। सुबह हम भी आपको नोटिस कराते कि इसके अंदर वीकनेस का ट्रेड है, अभी तक किसी तरह का कोई सुधार नहीं, और बाकायदा डेज लो भी टेस्ट कर रहे हैं। एमसीएक्स पे भी सर ने आपको टेक दिया है। अनवाइंडिंग के दो शेयर है सर, फटाफट से वो जरा देख लीजिए। फर्स्ट इज आईसीआईसीआई, सेकंड इज इरडा। आईसीआईसीआई बैंक और इरडा, इन दोनों पे कोई ट्रेड है तो बता दीजिए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, और उसके चलते आईसीआईसीआई बैंक ऊपर के लेवल जो बार बार होल्ड कर रहा था, लगभग 1420, उसको सरेंडर करके नीचे में 1400 के नीचे फिसला है। बट इतना वीक नहीं है, भले ही लॉन्ग लिक्विडेशन हुए हैं, बाजार वीक है, इसलिए यहाँ पे वीकनेस देखने को मिले। बट मेरा मानना है कि 1370 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इनफेक्ट या तो 1370 के लिए ट्रेड करे, अदरवाइज वो उस तरफ में डिक्लाइन आए तो उसमें खरीदारी की सलाह भी कर सकते हो। और आईआरडीए की बात करें तो इरडा में भी वीकनेस है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और इरडा की यदि हम चार्ट सेटअप की बात करें तो नेगेटिव हुआ है, बट उसके बाद में ओपनिंग लो नहीं तोड़े, तो इतना अग्रेसिव स्टेंस है नहीं। तो दोनों ही काउंटर जो लॉन्ग लिक्विडेशन है उसमें इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। आईसीसी हल्का सा डिप लग रहा है, बट मेरा मानना है कि बाजार की रिकवरी में सबसे ज्यादा साझेदारी वहीं रहे। 1370-65 को एज सपोर्ट के तौर पर आईसीसी में यूज करें, जबकि इरडा को अवॉइड ही कर सकते हैं। दोनों को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, सर का कन्विक्शन आपको ये बता ही रहा है साफ साफ कि आईसीआईसीआई बैंक और इरडा में कुछ खास ट्रेड बनता नहीं। इससे पहले भी काफ़ी सारे सौदे ऑलरेडी उन्होंने आपको बता दिए मंदी और तेज़ी के। अब उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स का इंतजार है। चंदन सर, आपकी तरफ से दिया गया वो कौन से ट्रेड है? बिल्कुल, देखिए, इस बाजार में काफी लिमिटेड ट्रेडिंग सेटअप रहेंगे। एक तो टाइटन पे खरीदारी की सलाह है। हमारा मानना है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते गोल्ड प्राइस और टाइटन के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो एक सकारात्मक रवैया यहाँ पे अपनाएगी। मौजूदा लेवल से देखिए टाइटन, तो यहाँ पे 3330 के सपोर्ट से खरीद सकते हो, ऊपर में 3630 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो पहले ट्रेड के तौर पे टाइटन को देखा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं फोकस करूंगा एलएनटी पे, लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी देखिए, जो मल्टीपल बैरियर था इसका लगभग 3345 और 3360-70, वो डिसाइसिवली निकला है। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना है, तो एलएनटी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 3375 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 3570 तक के टारगेट के लिए। वो टाइटन और एलएनटी दो काउंटर रहेंगे, और उसके अलावा चुनिंदा डिफेंस काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, टाइटन आप हमारे साथ, आपका स्टॉक एक मैच भी हो गया सर ऑलरेडी। हमने भी टाइटन आपके सामने रखा था, आपने उसको पास किया। एलएनटी आपकी तरफ से है। सुबह से आज शेयर बढ़िया चल रहा है, नंबर्स का इम्पैक्ट भी इसके अंदर है, और अभी भी 4% ऊपर खड़ा हुआ है शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच चंदन सर। आज अपने कार्यक्रम का हिस्सा बने और थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा, और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप नया कार्यक्रम देख पाएंगे। नमस्कार।